हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग अपने क्लास 12th का बिहार बोर्ड के लिए, जैसा कि आप लोगों का हमारा एक टैगलाइन कि क्वेश्चंस तो यहीं से आएगा, तो चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजेशन का भी चैप्टर, ऑर्गेनाइजिंग का भी चैप्टर नंबर 5 जो है उसका क्वेश्चंस आपके बिहार बोर्ड के बोर्ड एग्जाम में बिजनेस स्टडीज का क्वेश्चंस यहीं से आएगा। तो कहाँ से आएगा सर? आगे अभी बहुत सारा एमसीक्यू है, देखेंगे अभी हमको हमारा एमसीक्यू क्या क्या है। देखो, यहीं से आएगा का मतलब तुम लोग क्या समझते हो बे? कि मतलब पूरा का पूरा क्वेश्चन ही हम बता रहे हैं क्या? बिहार बोर्ड वाला से मेरा सेटिंग वेटिंग हो गया क्या? पागल, जेल भेजवाओगे क्या यार? ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आएंगे चैप्टर का वो यहीं से आएगा, मैक्सिमम। आरा भाषा में इसका मतलब ये नहीं कि 100 आउट ऑफ 100 का क्वेश्चन यहीं से आएगा। आरा भाषा में तो क्वेश्चंस का जो कॉन्सेप्ट है वो तो यहीं से आएगा आरा भाषा में, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे मैंने इंसिस्ट करा। और आफ्टर एग्जाम इट इज माई चैलेंज कि मैं अब फिर से लाइव आऊंगा और जितने भी सेट्स होंगे आपके क्वेश्चंस पेपर के, एक एक करके सारे सेट्स को मैं यहां पे सॉल्व करके दिखाऊंगा कि देखो बेटा क्वेश्चंस तो आया यहीं से। क्लियर है? तो चलो शुरू करते हैं हम लोग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चैप्टर नंबर 5 दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को पकड़ो कि सर ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है। अकॉर्डिंग टू वी ऑल, मी एंड यू, वी ऑल, क्या है सर ऑर्गेनाइजिंग? तो ऑर्गेनाइजिंग इज द सेकंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। एग्री हो इससे सब कोई? बिल्कुल सर। पहले प्लानिंग करते हैं, देन आफ्टर हम लोग ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। क्या है सर इसका सफिशिएंट एप्रोप्रिएट डेफिनेशन? तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है सर? चलो आओ एक बार देखते हैं पहले ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है सर। ऑर्गेनाइजिंग refers to arrangement and structuring the resources। तो रिसोर्सेस आ जाता है बात यहां पे। रिसोर्सेस का मतलब क्या? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस इन ऑर्गेनाइजेशन? तो सर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस इन ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट वन इज फिजिकल रिसोर्सेस, मशीनरी चाहिए सर। सेकंड वन इज फाइनेंशियल रिसोर्सेस, पैसा चाहिए सर। एंड थर्ड वन इज ह्यूमन रिसोर्सेस, उस मशीन को चलाने के लिए इंसान चाहिए सर। कोई दिक्कत नहीं सर? तो फिर से आ जाओ। ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू अरेंजमेंट एंड स्ट्रक्चरिंग, अरेंज करना, सही जगह पे रखना, और स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर बनाना, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, किस चीज को? रिसोर्सेस को। सो दैट, ताकि आवर ऑर्गेनाइजेशन या एन ऑर्गेनाइजेशन will achieve their goal effectively and efficiently। कोई दिक्कत सर? नहीं। ऑर्गेनाइजिंग refers to arrangement and structuring the resources so that our organization will achieve their goal effectively and efficiently। ताकि बहुत अच्छा से रिसोर्सेज को अरेंज कर दिया जाए ताकि हमारा जो गोल है, वो सिग्निफिकेंस जो गोल है हमारा, वो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंट वे में अचीव हो सके। इसी को बोला जाता है ऑर्गेनाइजिंग, राइट? ऑर्गेनाइज करना किसी भी चीज को। आ जाओ एमसीक्यू में बेटा, आ जाते हैं फटाफट, क्योंकि क्वेश्चंस तो यहीं से आएगा। देखो क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स शेप, कौन सा चीज शेप देता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से हो जाए। योर ऑप्शन इज एक्सटेंट ऑफ डेलीगेशन, जितना ज्यादा डेलीगेशन करो। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है सर? नाउअडे मैक्सिमम नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट मैनेज्ड बाय वन सुपीरियर। आरा भाषा में जितने भी तरीके के सबऑर्डिनेट होते हैं, यानी कि लोअर लेवल के जो लोग होते हैं, यानी कि तुम्हारा वर्कर्स लोग जो होते हैं, वो एक सुपीरियर के द्वारा मैनेज किए जाते हैं ताकि काम बहुत अच्छा से हो। थर्ड, नंबर ऑफ इंप्लॉइज, यानी इसका मतलब है जितना ज्यादा इंप्लॉय रहेगा उतना अच्छा। तो ये मजा नहीं आया। और प्लानिंग, तो प्लानिंग तो सर हमें फ्यूचरिस्टिक है, प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही सारा चीज होता है, खैर वो अलग बात है। तो यहां पे जो आंसर होगा मेरे अकॉर्डिंग वो है आंसर नंबर बी, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। क्योंकि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट आपका जितना शानदार होगा, यानी कि आपका मैनेजर, आपका जो मैनेजर है वो जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आपका सबऑर्डिनेट होगा।
जितने भी इंप्लॉय हैं सबको कौन मैनेज कर रहा है सर? सुपीरियर मैनेज कर रहा है। जितने भी सबऑर्डिनेट है उसको सुपीरियर मैनेज कर रहा है। तो आपका बॉस अच्छा, यानी कि आपका सुपीरियर अच्छा, तो सबऑर्डिनेट भी अच्छा, तो ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छा। यही बोक्का है। तो इसका अंडर में जितना स्टाफ है सब बोक्का हो जाएगा। आरा भाषा में जितना सब बेवकूफ रहेगा। तो यानी कि मैनेजर बढ़िया तो इंप्लॉय भी बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं सर। चलते रहो आगे। कंप्राइज लोअर लेवल इन हायरार्की ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लोअर लेवल ऑफ हायरार्की इन द ऑर्गेनाइजेशन। हायरार्की का मतलब क्या होता है? यहां पे बोल रहा है कि इन्वॉल्व लोअर लेवल हायरार्की सिस्टम में। हायरार्की का मतलब होता है चेन ऑफ कमांड, यानी कि तुम्हारा ऊपर से नीचे के लेवल में कौन तुम्हारा यहां लोअर लेवल में है। तो लोअर लेवल में कौन है सर? वाइस प्रेसिडेंट। कैसा बात करते हैं सर? वाइस प्रेसिडेंट तो टॉप लेवल पे होता है। प्रोडक्शन मैनेजर कैसा बात करते हैं सर? ये तो मिडिल लेवल में होता है। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, नहीं सर, ये भी टॉप लेवल पे होता है। फॉरमैन जो काम करवाता है, सुपरवाइजर जो काम करवाता है। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में लोअर लेवल कौन? फॉरमैन हो जाएगा सर, एंड सुपरवाइजर। कोई दिक्कत सर नहीं। बढ़ते चलो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन केस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑथोरिटी आर। यहां पे बोला गया कि अगर तुम्हारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑथोरिटी क्या होगा? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब तुम लोगों ने दो टाइप का ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था ना, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब सारा चीज सिस्टमैटिक वे में होता है, हायरार्की सिस्टम को फॉलो किया जाता है ना। सब कोई एक दूसरे का रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाया जाता है, अथॉरिटी को अच्छे से निभाया जाता है, चेन ऑफ कमांड को फॉलो किया जाता है। आ रहा भाषा में? तो यहां पे बोल रहा है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऑथोरिटी क्या किया जाता है? अच्छे से निभाया जाता है। नहीं सर, यहां पे क्या बोला जा रहा है? डिसेंट्रलाइज्ड। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है पावर टू टेक डिसीजन इन ईच एंड एवरी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। सेंट्रलाइज्ड का मतलब पावर टू टेक डिसीजन इन टॉप लेवल ओनली। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, नन ऑफ दिस। तो मेरे हिसाब से बेटा आंसर होगा इसका सी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ऑथोरिटी को, तब वो कहलाए इनफॉर्मल। यानी कि एक के पास नहीं, सबके पास थोड़ा थोड़ा है। तो बताओ कोई दिक्कत सर समझने में? नहीं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई भी चीज सिस्टम में नहीं हो रहा है, सबके पास है सर। वो बोलेगा ए तुम ये काम करो, बोलेगा हम क्या करें, तुम जा करके वो काम करो। कोई भी हायरार्की सिस्टम को, चेन ऑफ कमांड को फॉलो यहां पे नहीं किया जा रहा। तो ये ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? डिपेंड्स ऑन द स्वीट विल ऑफ एम्प्लॉय। यानी कि मन पे, एम्प्लॉय के मन पे क्या चीज बनता है सर? क्या चीज बनता है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। बताओ कौन सा चीज बनेगा सर? तो तुम्हारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इंप्लॉय चाहेगा तब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा, लेकिन अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाना है तो बॉस चाहेगा तभी बनेगा। बॉस आकर के बोलेगा, मैनेजर आकर बोलेगा कोई किसी से बात नहीं करेगा, कोई सोसाइटी की बात नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ वो बातें होंगी वो रिलेटेड टू वर्क होगा। आ रहा बात समझ में? तो यहां पे बोला गया विल ऑफ द एम्प्लॉय, स्वीट विल ऑफ द एम्प्लॉय, यानी एम्प्लॉय की इच्छा से क्या बनता है? तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनता है सर। उसका मन रहेगा तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बना देगा वो। आ रहा बात समझ में? वो सिर्फ अपने घर की बात करेगा, और भाई तब तुम्हारी वाइफ ने क्या टिफिन में आज दिया, दैट इज द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। कोई दिक्कत सर नहीं। नेक्स्ट, देयर इज अ नो फेवरिज्म इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में क्या नहीं होता है? नो फेवरिज्म बोला गया, तो यहां पे क्या नहीं होता है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जैसा ही तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन इनफॉर्मल बना, बॉस के पास इंप्लॉय के पास बॉस चला गया, सॉरी इंप्लॉय बॉस के पास चला गया, और सर तब पेमेंट बढ़ाइएगा नहीं। ये कुछ तरीका यार बात करने का, इनफॉर्मल तरीका है। आ रहा भाषा में? तो ये फेवरिज्म नहीं है, किसका? ऑर्गेनाइजेशन का। नो फेवरिज्म इन ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सर आपका? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये फेवर में कभी नहीं रहता ऑर्गेनाइजेशन का। कोई दिक्कत सर नहीं। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन इज ऑटोमेटिकली फॉर्म्ड। ऑटोमेटिकली बन जाता है क्या? इनफॉर्मल। इसको बनाना नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिकली बन जाता है। डिसिप्लिन बनाना पड़ता है, अनडिसिप्लिन इंसान पहले से रहता है। आ रहा बात समझ में? डिसिप्लिन पहले से रहता है और इनफॉर्मल खुद ब क्रिएट हो जाता है। तुम किसी को कोई मीटिंग्स वगैरह ना करो, तुम अपने एम्प्लॉय के बीच में किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन मतलब देखो, तुरंत इनफॉर्मल बन जाएगा। एक दूसरे से सारे लोग बात करने लग जाएंगे,
सिर्फ सोसाइटी की बातें होंगी, सिर्फ पर्सनल टॉकिंग होगा, कोई काम धंधा नहीं होगा। आ रहा भाषा में? तो यहां पे बोला ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है सर? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इन्वॉल्व। अब ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस आपने पढ़ा होगा, उसी में ये क्या क्या इसमें इन्वॉल्व है। ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल वर्क, काम को ग्रुप करना, एक तरह का मिलता जुलता काम कौन कौन सा है, यह है प्रोसेस में भाई। डिवीजन ऑफ वर्क, वर्क को बांट देना, स्ट्रक्चरिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेस, ये भी प्रोसेस में है भाई। असाइनिंग वर्क टू एप्रोप्रिएट पर्सन, जो भी सफिशिएंट पर्सन है उसको काम बांटना, ये भी ऑर्गेनाइजिंग में है भाई। तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। कोई दिक्कत सर? नहीं। नेक्स्ट। कोई दिक्कत होगा बेटा आप कमेंट कर सकते हो। रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रिवेंट बिजनेस, बोलता है कि जो गलत ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है वो रोकता है किस चीज को? बिजनेस के परफॉर्मेंस को अप होने में, टू द एक्सटेंट दैट इज डिस्ट्रॉय, यानी कि वो मतलब विनाश का एक कारण बन जाता है। ये कौन बोला? यानी कि रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अगर रॉन्ग होगा, इनफॉर्मल होगा, काम बढ़िया से अरेंजमेंट नहीं किया जाएगा, स्ट्रक्चरिंग नहीं किया जाएगा, तो तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दिस स्टेटमेंट गिवन बाय, किसका है सर? तो बताओ, ड्रकर, टेरी, एलन ब्रिज, किसका है? तो ये है सर पीटर ड्रकर। किसका है सर? पीटर एफ ड्रकर। कोई दिक्कत सर? नहीं। ये अमेरिकन ऑथर थे मैनेजमेंट के। क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट। इन एन एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टेब्लिश्ड बाय, किसके द्वारा एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन को? तो सर सभी को पता है, क्या लोअर और मिडिल करेगा? नहीं सर, कौन करेगा? टॉप मैनेजमेंट करेगा। टॉप मैनेजमेंट के द्वारा ही एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। बहुत इजी क्वेश्चन भी तुम्हारे बेटा बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। अब देखो यहां पे एक चीज और है, अकॉर्डिंग टू कुछ ओ डोनेल द ऑर्गेनाइजेशन स्टेप आर 4, 6, 7, 8। यहां पे बोल रहा है ऑर्गेनाइजेशन का स्टेप कितना है, स्टेप पूछ रहा है यहां पे। तो ऑर्गेनाइजेशन का स्टेप, फंक्शन, ये सब एक ही है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, राइट। तो यहां पे तुम्हारा 4 है, 6 है, 7 है, 8 है, ये सब आंसर गलत है। क्लियर है? आंसर नंबर क्या होना चाहिए? 5। ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आएगा, 5 ही लिख करके आना, 5 में ही टिक करके आना है बेटा आपको। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट। देयर इज अ नो डिसिप्लिन, किस ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन नहीं होता है? फिर से आ जाओ, इनफॉर्मल बेटा, बहुत इनफॉर्मल, लेकिन आंसर सही हो रहा है ना। याद रखना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें डिसिप्लिन ना हो वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होता है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल नहीं, फॉर्मल मतलब एकदम सर सर करके बात होगा, सारा काम की बातें होंगी, सारा अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी फॉर्मल में होता है, डिसिप्लिन नहीं होता है। किसमें? इनफॉर्मल में। नेक्स्ट। डेलीगेशन कैन बी डन ऑफ, किस चीज का डेलीगेशन होता है? अथॉरिटी का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, अकाउंटेबिलिटी का, नन ऑफ दिस। तो नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, पहली बात। ये तीनों में बताओ, अथॉरिटी का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, अकाउंटेबिलिटी का। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही। अकाउंटेबिलिटी का मतलब जवाबदेही। तो जवाबदेही को कोई डेलीगेट नहीं कर सकता। सबसे पहले डेलीगेशन का मतलब समझो। डेलीगेशन का मतलब होता है अपर लेवल से लोअर लेवल के पे काम आना। मैनेजर ने वर्कर को काम डेलीगेट कर दिया, तो क्या जवाबदेही, जो आंसरेबिलिटी जो है, वो मैनेजर वर्कर पे कर सकता है क्या? मैं अपने वर्कर पे जवाबदेही टाल सकता हूं क्या? बॉस मुझसे पूछेगा तो मैं भेज दूंगा एम्प्लॉय के पास कि जाके पूछ लीजिए उससे हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, काम मेरा है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी भी मैनेजर का है, वो इस चीज को भी डेलीगेट नहीं कर सकता है, बांट नहीं सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? अथॉरिटी हो जाएगा। कोई दिक्कत? और अगर आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए तो आप इस पे टिक करोगे, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे अगर ऑप्शन रहता बोथ ए एंड बी तो ऑप्शन नंबर सी होता, बोथ ए एंड बी। अथॉरिटी भी डेलीगेट होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है, लेकिन दोनों साथ में होता है। अलग अलग है तो यहां पे तुम्हारा क्या हो जाएगा? अथॉरिटी हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। मैनेजमेंट इटसेल्फ एक्सपैंड थ्रू डेलीगेशन, थ्रू सेंट्रलाइजेशन, थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन। तो देखो तीनों का मतलब क्या, पहले ये समझो। यहां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मैनेजमेंट जो होता है वो एक्सपेंड करता है खुद को, कैसे? डेलीगेट करके, काम को नीचे लेवल की तरफ बांट करके। यस सर, क्योंकि मैनेजर सब काम अपने पास रखेगा, वर्कर से काम नहीं करवाएगा, तो पता चला मैनेजर ही बिजी है और वर्कर इधर उधर घूम रहा है, कोई काम ही नहीं है।
नल्ला की तरह इधर उधर घूम रहा है। अब मैनेजर बेटा पूरा प्रेशर में काम कर रहा है, तो ये भी करना पड़ेगा तुमको। सेंट्रलाइजेशन भी करना पड़ेगा, कुछ कुछ सीक्रेसी एरिया को, कुछ कुछ सेंसिटिव एरिया को, डिसीजन को खुद के पास रखना पड़ेगा। लाइक रॉ मटेरियल कहां से आएगा ये कोई डिसाइड नहीं करेगा, ये टॉप लेवल का इंसान सिर्फ डिसाइड करेगा। और डिसेंट्रलाइज ये भी तुमको करना होगा। ये भी डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब क्या होता है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट करना, यानी कि नीचे लेवल के भी तरफ भी थोड़ा थोड़ा देना है। यानी कि मैं अपने जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसको मैं बोलूंगा कि अगर थोड़ा बहुत मशीनरी में कोई खराबी आती है तो बिना बॉस से पूछे हुए तुम खुद से रिपेयर करवा सकते हो। दैट इज द पार्ट ऑफ डेलीगेशन या डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये सबके थ्रू होता है सर, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, थ्रू ऑल। कोई दिक्कत? बढ़ते रहो आगे। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मींस डेलीगेशन टू सबऑर्डिनेट ऑफ, यानी कि डेलीगेशन का मतलब काम को बांटना नीचे लेवल की तरफ। अथॉरिटी मींस डेलीगेशन टू सबऑर्डिनेट ऑफ, किस चीज का अथॉरिटी? किस चीज का अथॉरिटी? रिस्पॉन्सिबिलिटी का, अकाउंटेबिलिटी का यानी आंसरेबिलिटी, जवाबदेही का, और वर्क का, काम का, वर्क का एंड रिलेटेड टू अथॉरिटी का। तो यहां पे तुम्हारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? डी। काम भी डेलीगेट करना है और काम के साथ उसका अथॉरिटी, यानी कि मुझे काम दे दिया गया, अब मेरे पास पावर ही नहीं है। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, मेरे पास पावर ही नहीं है। कंप्यूटर में मेरा काम मुझे दे दिया गया लेकिन मेरा पावर ही नहीं है कंप्यूटर ऑन करने का। आ रहा बात समझ में? तो मुझे पावर भी होना चाहिए कि मैं लैब में जाकर के कंप्यूटर को ऑन कर सकूं। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, फॉर इफेक्टिव डेलीगेशन इट इज नेसेसरी टू हैव, क्या यहां पे बोला गया है सर? कि फॉर इफेक्टिव डेलीगेशन, यहां पे बोल रहा है इट इज नेसेसरी टू हैव। अगर डेलीगेशन तुमको इफेक्टिव बनाना है तो क्या तुम्हारे पास होना चाहिए? फैसिलिटी टू कॉन्टैक्ट तुम्हारा एम्प्लॉय जो है वो सुपीरियर से कांटेक्ट कर सके, बिल्कुल ये होना चाहिए सर। एटमॉस्फेयर यानी कि वहां का जो वातावरण होना चाहिए वो कॉपरेशन का होना चाहिए और एक दूसरे को सब लोग मदद करेंगे, ये भी होना चाहिए सर। क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ अथॉरिटी यानी कि हर चीज अच्छे से इंटरप्रेट करना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा? डी, ये तीनों होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्या है? फॉर डेलीगेशन टू बी इफेक्टिव, अगर डेलीगेशन को इफेक्टिव बनाना है, इट इज एसेंशियल, ये जरूरी है कि दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी की जिम्मेदारी जो होगा वो जुड़ा हुआ होना चाहिए। किसके साथ? तो अथॉरिटी के साथ, क्योंकि अगर तुम यहां पे पावर दे रहे हो तो जिम्मेदारी भी देना होगा, जिम्मेदारी दे रहे हो तो पावर भी देना होगा। जैसे एग्जांपल, प्रिंसिपल ने टीचर को बोला कि जाकर के जितने भी ग्राउंड में बच्चे खेल रहे हैं सबको क्लास में भेजिए, ये पावर दे दिया, पावर दे दिया तो अब यार एकदम मोटा सा डंडा उठाएगा टीचर, अब मारना स्टार्ट कर देगा। तो पावर दे दिया ना? नहीं, पावर के साथ साथ ऑलवेज क्या देना पड़ेगा? मतलब जिम्मेदारी भी देना पड़ेगा कि एक भी बच्चा आपके चलते छोड़ के भागना भी नहीं चाहिए। आ रहा बात समझ में? ऐसा नहीं कि पावर दे दिए तो लग गए गोली चलाने बेटा, ये नहीं। आ रहा बात समझ में? कि तुमको क्या करना पड़ेगा? पावर मिला, अथॉरिटी मिला है और तुमको अपना इफेक्टिव बनाना डेलीगेशन को, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अथॉरिटी भी देना होगा। तुम्हें जवाब, अब इसको उल्टा भी समझो, तुम्हें जिम्मेदारी सिर्फ दे दिया जाए कि आज 5000 पीस एक्स्ट्रा टी शर्ट बन जाना चाहिए तुम्हारे फैक्ट्री में, है ना? तुम्हें ये जिम्मेदारी मिल गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गया, ये डेलीगेशन यानी कि ऊपर से काम, ऊपर लेवल वाले ने तुम्हें डेलीगेट कर दिया वक्त, तुम्हारे पास क्या आ गया? जिम्मेदारी आ गया, लेकिन तेरे पास पावर नहीं है कि तुम वर्कर से एक्स्ट्रा काम करवा सको। बेटा जी, ये 5000 पीस अगर एक्स्ट्रा टी शर्ट बनाना है तो वर्कर से एक्स्ट्रा भी काम भी करवाना पड़ेगा, जिसके कारण तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? अथॉरिटी होना चाहिए, पावर होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं सर। Which of the following is not the step in the process of planning? ये कौन सा क्वेश्चन आ गया भाई? प्लानिंग का एक क्वेश्चन आ गया यार। कोई बात नहीं, चलो गलती से आ गया होगा, इसको हम लोग देख लेंगे। Which of the following is not step in the process of planning? प्लानिंग में, प्रोसेस में कौन सा स्टेप अवेलेबल नहीं है? ये मैं करवा चुका हूं तुम लोग को, फिर से देख लो। मेकिंग अजम्पशन अबाउट द फ्यूचर, ये होता है। इवेलुएटिंग डिफरेंट प्रपोजल, ये भी होता है। इवेलुएट करते हैं हम लोग डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये, है ना? एलोकेशन ऑफ जॉब, जॉब को भी बांटा जाता है। सीइंग वेदर एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड एज पर शेड्यूल और नॉट, ये आंसर इसका होना चाहिए, क्योंकि ये प्लानिंग का काम नहीं है, ये काम है स्टाफिंग का और कंट्रोलिंग का। कंट्रोलिंग ही सारा चीज को देखता है कि अकॉर्डिंग टू प्लान मेरा एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसा है।
तो ऑप्शन नंबर डी, ये ऐसे चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है। इन लार्ज साइज एंटरप्राइजेस यानी कि लार्ज टाइप्स ऑफ कंपनी में डेलीगेशन क्या है? वॉलंटरी है। वॉलंटरी का मतलब अपने इच्छा से डेलीगेट करना। अननेसेसरी है, अननेसेसरी तो नहीं होगा यार। कंपलसरी है कि आपको लार्ज नंबर में डेलीगेट काम को करना होगा। डेलीगेट करने का मतलब नीचे लेवल की तरफ काम को बढ़ाना, ताकि मैनेजर थोड़ा सा फ्री रहे, तब ना दिमाग लगाएगा। सारा काम मैनेजर खुद करेगा तो वर्कर क्या करेगा? झक मारने के लिए आया क्या? आ रहा भाषा में? तो यहां पे बोला गया है कंपलसरी है अगर लार्ज नंबर है आपका, लार्ज साइज है आपके बिजनेस का तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ, किस चीज का, किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है? सबऑर्डिनेट का, ऑफिसर का, बोथ ए एंड बी। बड़ा डेंजर क्वेश्चन है बेटा। ऑप्शन नंबर सी, इसका भी जिम्मेदारी है और इसका भी जिम्मेदारी है, याद रखना। अरे भाषा में इसका भी जिम्मेदारी है, इसका, इससे जो सुपीरियर होगा यानी कि जो फॉरमैन होगा वो सबऑर्डिनेट से पूछेगा कि काम हुआ कि नहीं हुआ। दैट इज द पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ऑफिसर जो होगा उससे टॉप लेवल वाले पूछेंगे कि काम हुआ कि नहीं हुआ, तो इसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अथॉरिटी कैन नॉट बी डेलीगेट ऑफ, यानी कि किस चीज का अथॉरिटी डेलीगेट नहीं किया जाता है? कौन सा काम को नहीं बांटा जाता है? तो रूटीन वर्क को, डेली काम को नहीं सर, इसको तो बांट ही दिया जाता है। सीक्रेट वर्क को नहीं बांटा जाता है। ऑर्डिनरी वर्क को भी बांट दिया जाता है, इजी वर्क को भी बांट दिया जाता है, रूटीन वर्क को भी बांट दिया जाता है। किस वर्क को नहीं बांटा जाता है? सीक्रेट वर्क को। नॉट डेलीगेटेड लिखा है बेटा, समझ रहे हो? तो यहां पे क्या आ जाएगा आंसर? सीक्रेट वर्क, यानी कि जो सीक्रेट वर्क है, सेंसिटिव वर्क है, उसको हम लोग डेलीगेट नहीं करते हैं। जैसे रॉ मटेरियल कहां से आएगा, ये पावर हम लोग किसी को नहीं देंगे, ये पावर बॉस खुद के पास रखता है कि राजस्थान से आएगा, कि महाराष्ट्र से आएगा, कि एमपी से आएगा, कि यूपी से आएगा, कहां से आएगा। आ रहा भाषा में? तो बताओ कोई दिक्कत नहीं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा ये वीडियो लगा दबा के शेयर करो, दबा के कमेंट्स करो और जुड़े रहो अपने अकाउंट्स वाला के साथ, क्योंकि क्वेश्चंस तो आएगा यहीं से। तो चलो बाय, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 6। गुड बाय।